कि हम लोगों ने एक तरह से कही कि कार्यपालिका देखी, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा कार्यपालिका के संदर्भ में पढ़ा। अब हम लोग व्यवस्थापिका के संदर्भ में पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका मतलब जो व्यवस्था को करे, है ना। तो व्यवस्था को करे का मतलब ये है कि किसी चीज़ की कोई योजना, कोई स्कीम जब बनेगी, कोई पॉलिसी बनेगी, वो कोई व्यवस्थापिका उस पॉलिसी को बनाएगी। जैसे कोई भी कानून जो बनता है वो कहाँ बनता है, जो हमारे सदन होते हैं। सदन का मतलब हमारी संसद में बनता है, ठीक है। संसद में हमारे बनता है। और आज हम लोगों को वही संसद देखना है। कल मंत्रिपरिषद हम लोगों ने देखी थी। उस संसद के सदस्यों में से 15% लोगों को ही मिनिस्टर बनाए जाते हैं। तो वही जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मूल रूप से कार्यपालिका वही होते हैं। कार्यों का संचालन वही उन्हीं के द्वारा होता है। और जो नीतियाँ यानी पॉलिसी जो बनाई जाती हैं उनके लिए व्यवस्थापिका होती है, ठीक है। व्यवस्थापिका यानी पूरे सदन जो होते हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा जो दोनों सदन हैं, है ना, ये व्यवस्थापिका का कार्य करते हैं। जो व्यवस्था बनाए, व्यवस्था बनाने का मतलब कोई कानून बनेगा तो व्यवस्था बनेगी और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, कार्यपालिका। व्यवस्थापिका को एक तरह से अरेंज करेगी ना, जैसे विधायिका समझिए, विधायिका, ये आपको एक तरह से इसको समझना है तो विधायिका कह लीजिए आप इसको, व्यवस्थापिका को विधायिका समझ लीजिए। व्यवस्था जो करेगी आपकी, है ना। संसद क्या करती है भाई, संसद में क्या क्या आते हैं, इसमें देखेंगे तो आप कार्यपालिका भी व्यवस्थापिका के अंतर्गत आपकी कार्यपालिका भी तो आती है। जैसे देखेंगे संसद होती है ना। संसद मतलब दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, और साथ ही साथ इसके साथ राष्ट्रपति महोदय भी जुड़ते हैं। और राष्ट्रपति महोदय जब जुड़ते हैं तो किसके हेड होते हैं, वो कार्यपालिका के प्रमुख होते ही हैं। तो कार्यपालिका संसद में आएगी कि नहीं आएगी, व्यवस्थापिका में कार्यपालिका है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अंतर्गत ही तो है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें होंगी। तो आज हम लोग व्यवस्थापिका के संदर्भ में देखेंगे संसद के बारे में और कैसे कैसे क्या है इसके बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी चर्चा के साथ। आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79 मैंने कल आप लोगों को हेडिंग करा दी थी, संघीय व्यवस्थापिका यानी कि संसद, जिसके बारे में हम लोगों ने लिखा था आर्टिकल 79 to 123, ठीक। इसमें लिखिए, इसके अंतर्गत बच्चों आर्टिकल 79, संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी। अरे उस श्रीमान से कोई लोग जो है डस्टर और चाक मार्कर मंगा लीजिए, कोई लोग चले यही बता दीजिए देखें। तो इसमें देखेंगे, इसमें आर्टिकल 79 में संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति तथा दो सदनों, राष्ट्रपति तथा दो सदनों, कौन कौन से सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा, लिख लीजिए, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनेगी। सबके लिए क्या होगी, ये संसद होगी। और संसद जो है किससे मिलकर के बनी होगी, राज्यसभा एंड लोकसभा से मिलकर बनी होगी, ठीक है। ये दो मिलकर के बनी, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो बात बताई गई है, वैसे संसद के अंतर्गत आपके क्या है, तीनों आ जाते हैं, राष्ट्रपति, ठीक से बनी होगी। और यहाँ पर जैसे कि अभी आपने लिखा तो उसमें लिखा है राष्ट्रपति योग संसद से मिलकर के बनी होगी, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, आपने लिखा जो कि राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर के बनी होगी, राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर के बनी होगी। यानी कि संसद का जो स्ट्रक्चर होगा तो दो सदन, पहला सदन दूसरा सदन, और साथ ही साथ इसमें क्या कहा है, राष्ट्रपति, ठीक है। ये बात है तो प्लस कर देंगे आप इसको, तो राष्ट्रपति प्लस ये दोनों सदन, तो ये दोनों सदन और प्लस राष्ट्रपति महोदय मिलकर के क्या बन जाएंगे, आपकी संसद बन जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये देखना है। और जैसे अगर यहाँ पर देखा आपने कि राष्ट्रपति महोदय हो गए,
राष्ट्रपति महोदय क्या हो गई, कार्यपालिका हो गई, है ना, क्योंकि कार्यपालिका का हेड यही है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। तो ये हो जाएगा और प्लस ये जो हो जाएगा, इसमें सारे मेंबर आ जाएंगे। तो ये सब जो मेंबर ये मेंबर बाकी हैं, क्योंकि ये 15% जैसे मैंने बताया ना, 15% के जो भी सदन होगा उस सदन का जो है 50% दोनों सदनों का मिला करके ही अधिकतम हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाकी जो सब मेंबर बचेंगे, यानी कि कितने बचे, लगभग 85% है ना। तो ये 50 बाकी सदन के जो मेंबर बचेंगे भाई, वो मेंबर और प्लस ये मेंबर तो मिनिस्टर्स हैं, तो मिनिस्टर्स ही मिलकर उनका हेड हो जाता है, राष्ट्रपति हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है, कार्यपालिका जो कार्य करती है, ठीक है। और ये हो जाती है आपकी ये वाली सदन, मतलब जो बचा हुआ सदन और प्लस ये, मतलब 85% प्लस 15% मिला करके क्या बना लेते हैं आपको, स्थापिका, ठीक है। समझ गए बात को, या इसको कह सकते हैं विधायिका, क्या कह सकते हैं, विधायिका, ठीक है। ये मिलकर के सारा काम करेंगे, नीतियां बनाएंगे, क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी हो। अब कार्यपालिका को देखेंगे, कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी। कोई बता पाएगा अस्थायी और अस्थायी कार्यपालिका क्या है? लोकसभा में अस्थायी कार्यपालिका और राज्यसभा स्थायी कार्यपालिका मतलब क्या? अभी मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, कार्यपालिका का क्या मतलब है। कार्यपालिका जो कार्य करती है, तो कौन कार्य करता है? विधेयक को संसद में जैसे तो कार्यों का संचालन करेगी अपनी व्यवस्थापिका के माध्यम से। कार्यपालिका होगी जैसे राष्ट्रपति लोकसभा। कार्यपालिका मतलब मिनिस्टर्स, मंत्री, ठीक है। ये 50% ये कार्यपालिका, तो बार बार बता रहा हूँ, ये कार्यपालिका ये कार्य को करेगी, ठीक है। तो कार्यपालिका दो तरह की, मैंने बात की कार्यपालिका दो तरह की। एक कार्यपालिका वह जो अस्थायी कार्यपालिका, दूसरी कार्यपालिका क्या, अस्थायी कार्यपालिका। लिखा है अस्थायी कार्यपालिका में कौन होता है, अस्थायी कार्यपालिका में क्या होता है, पहले अस्थायी जान लीजिए। अस्थायी कार्यपालिका सारे मंत्रीगण जितने होते हैं वो सब अस्थायी कार्यपालिका के मेंबर होते हैं। अस्थायी क्यों होते हैं, क्योंकि वो कुछ समय के लिए ही आते हैं, 5 ईयर के लिए चुनाव होकर के आते हैं। जब उनका बहुमत खत्म हो जाएगा तो अस्थायी कार्यपालिका समाप्त हो जाएगी। जैसे कोई चुनाव होकर के आए, जो भी पार्टियां मिल करके या जिन भी लोगों ने गठबंधन की सरकार बनाई, कैसे भी कार्यपालिका का गठन हुआ, ठीक है, बहुमत के आधार पर कार्यपालिका बनती है, ठीक है। मिनिस्टर्स जो चुने जाते हैं किस पे, बहुमत के आधार पर होते हैं ना, सदन में जिनका बहुमत होता है वही लोग बना करके मिनिस्टर अस्थायी कार्यपालिका हो जाएगी, ठीक है। यानी मंत्री मिला के मंत्री, अब मंत्री में प्रधानमंत्री से लेकर के संपूर्ण जो छोटे मंत्री हैं सब मंत्री, तीनों मंत्री की जो श्रेणी है वो तीनों मंत्री से आ जाएगा, ठीक है। ये अस्थायी कार्यपालिका, ये अस्थायी क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए आते हैं, 5 ईयर के लिए आएंगे, अधिकतम 5 ईयर। हो सकता है बीच में इनका और पहले ही कोई टर्मिनेशन हो जाए, या टर्मिनेशन का मतलब है कि बहुमत खो गए तो सरकार चली गई, अस्थायी कार्यपालिका। दूसरे होते हैं अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका का मतलब होता है जिसकी सेवा के लिए आप सभी लोग बैठे हुए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी लोग सेवक होते हैं, कौन होता है, लोक सेवा। लोक सेवा, लोक सेवा मतलब जो है, यानी कि जितने भी IAS हैं, जितने भी IAS आते हैं, जो सरकारी सेवा के कर्मचारी, समझ लीजिए ऐसे कैसे कह सकते हैं, सरकारी सेवा के सारे कर्मचारी। और सारी सेवा मतलब उसमें भी अगर देखा जाए तो सरकारी सेवा का क्रियान्वयन करवाता कौन है, मूल रूप से जिले का जो चीफ होता है यानी DM साहब, और पुलिस मतलब फील्ड में देखेंगे यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे तो SP साहब, तो SP और DM जिले को चलाते हैं। तो यानी कि कहिए IAS, जितने भी IAS हैं, सचिव, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, तमाम सारे जो पद हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने छोटे कर्मचारियों के माध्यम से, यानी कि क्लर्क से लेकर के जितने भी और उच्च अधिकारी तो IAS तक चलेंगे, ये सभी क्या है आपके कार्यपालक। क्या है, कौन से कार्यपालक है, यानी कार्यपालक कहिए या लोक सेवक कहिए, ये अस्थायी कार्यपालक है। ये 16 ईयर तक अपनी जो भी सेवा है, लगभग 60 साल औसतन आप मान के चलिए, ये पूरी तरह से, यानी कि किसी को अगर DM बना दिया गया और उन्होंने अपनी कोई कमियां नहीं की तो वो जीवन पर्यंत DM या उससे जो प्रमोशन होते चले जाएंगे, जो भी अधिकारी हो, यानी वो अस्थायी रूप से रहेंगे। यानी सरकार की जो भी सरकार आएगी उसकी योजनाओं का संचालित करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहेगी, है ना। तो ये क्या होगा, कार्यपालिका कोई भी हो लेकिन अस्थायी रूप से यही रहेंगे। योजनाएं कुछ भी बनाए, अस्थायी कार्यपालिका योजनाएं बनाने का काम करेगी, योजनाएं बनाने का कहिए कि प्रतिनिधित्व करेगी,
बनाने का काम तो पूरी संसद मिल करके करेगी ना। कोई पॉलिसी जब बनती है तो संसद में बनती है ना। क्रियान्वित करने का, संचालित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका में अस्थायी कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद, समझ रहे हैं बात को हमारी? तो वो पूरा संचालित करते हैं। बाकी उनकी सेवा के लिए जो अस्थायी कार्यपालक होते हैं, इसी नाते कभी कभी जब अधिकारी लोग अपने कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें मिनिस्टर्स आकर के उसका जो है सर्वे कर लेते हैं। मिनिस्टर साहब ने देखा होगा किसी कोई योजना बन रही है, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे वो आपकी अभ्योदय ही योजना चल रही है, इसमें ही अब उसका संचालित हो रहा है और मिनिस्टर साहब आए, जो भी इससे रिलेटेड मिनिस्टर हैं, वो आकर के इसका संचालन देख लिया कि कैसे कार्रवाई हो रही है। अगर कोई त्रुटि पाई जाती है, कोई कमियां पाई जाती हैं, तो हो सकता है संबंधित अधिकारी को जो है प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी जाए, उनको मतलब कुछ और भी जो भी पनिशमेंट हो सकती है दे दी जाए, अगर वो जो शासन के इच्छानुरूप जो पॉलिसीज बनाई गई है उसके पर उनको अगर नहीं कार्य होगा। क्या समझ रहे हैं? इसी कारण से अस्थायी कार्यपालिका के दबाव में अस्थायी कार्यपालक रहते हैं। अस्थायी कार्यपालक जो है हमेशा दबाव में रहते हैं, क्योंकि ये इसकी मॉनिटरिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है, क्योंकि यही योजना बना करके आते हैं, कहते हैं, यही कह के आते हैं महिला सुरक्षा के लिए कानून बनाएंगे, तो ये कह करके आते हैं, चुनाव में जीतते हैं, इसी आधार पर वो पॉलिसी बना देते हैं। अब उसका अगर क्रियान्वयन सही ढंग से जब नहीं कर पाता है कोई अधिकारी, तो उनके ऊपर क्या अस्थायी कार्यपालक दाद गिरा देते हैं, कार्रवाई कर देते हैं। तो ये डरने के पीछे का जो रीजन है, अगर कोई त्रुटिपूर्ण कार्य करते हैं तो उनके दबाव में और डर में रहते हैं, और त्रुटिपूर्ण जब कार्य नहीं करते हैं तो अपना संचालन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रहती है। ठीक है, समझ गए ना? अस्थायी कार्यपालक और अस्थायी कार्यपालक। जो नहीं समझ पाए वो रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अगला बच्चों देखते हैं, वो आर्टिकल 80 करते हैं, अनुच्छेद 80। इसमें क्या है? राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में है। देखिए राज्यसभा की संरचना, यह अस्थायी सदन, इसमें पॉइंट वाइज लिख लीजिए। पहला लिखा आप लोगों ने राज्यसभा की संरचना, मतलब एक हेडिंग कर लीजिए। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना के बारे में है। और 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना। जी हाँ, तो 80 में जो राज्यसभा की संरचना है उसमें पहला पॉइंट है, राज्यसभा या यह सदन अस्थायी सदन है, अर्थात कभी भंग नहीं हो सकता। यह अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता, या अस्थायी सदन है अर्थात या कभी भंग नहीं हो सकता है। अस्थायी वही होगा ना जिसका विघटन ना हो सके, खत्म ना हो, तो ये खत्म नहीं होती, हमेशा बनी रहती है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में कितने तिहाई सदस्य? 1/3 जो है सदस्य जो होते हैं रिटायर्ड हो जाते हैं, और 1/3 का एक तरह से कहिए, चाहे निर्वाचित कहिए होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद दोनों बातें पुष्टि होती है इससे कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 या तो रिटायर्ड हो जाते हैं, या तो कहिए कि 1/3 मनोनीत नियुक्त कर दिए जाते हैं, मतलब इलेक्ट होते हैं, चुनाव होकर चुन करके आते हैं। तो बात वही है, जब रिटायर्ड होंगे तभी तो चुने जाएंगे, बिना चुने रिटायर्ड हुए तो चुने नहीं जाएंगे। तो दोनों बातें एक है कि कुल मिला के कहने का मतलब 1/3 से 10 रिटायर्ड हो जाते हैं, और जो रिटायर्ड होंगे तो फिर उसके बाद उनकी जगह पर 1/3 लोगों को निर्वाचित कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसका, यह उच्च सदन या द्वितीय सदन कहलाता है। जरा इसमें बताइएगा, हम लोग उच्च सदन तो सभी जानते हैं, वरिष्ठ लोगों का सदन होता है, मैंने तो चर्चा की थी, तो इस उच्च सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन इसे क्यों कहा जाता है? कौन सा सदन प्रथम सदन है, कौन सा सदन है द्वितीय सदन? क्यों ऐसा क्यों? तो प्रथम सदन क्यों कहा भाई? वरिष्ठ कौन है? जनता के द्वारा चुना जाता है, तो जनता से प्रथम पहला प्रारंभ होता है, जनता के वाला हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो उनकी जो सदन है उसमें होता है ना, वहाँ से चुने जाते हैं, उनकी उससे चुने जाते हैं। सर्वप्रथम लोकसभा का ही गठन हुआ था, 1970 लोकसभा का गठन किया गया था, राज्यसभा नहीं की। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य उन्हीं के उससे तो वो चुने जाते हैं। और कोई कुछ? राज्यसभा से बाद में स्थापित की गई, पहले लोकसभा ही थी। राज्यसभा पाकिस्तान
पढ़े हुई चीज़ें भी भूल जाते हैं हम लोग। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व, लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व। और जैसा कि इन्होंने बताया, बहुत सही जवाब इनका है। इन्होंने कहा कि जैसे जनता का प्रत्यक्ष रूप से चुना कौन जाता है, प्रथम इलेक्टेड व्यक्ति कौन होता है, लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो वो प्राइमरी वही कम्युनिकेट, मतलब वही कनेक्ट होते हैं जनता से। और भारत में क्या है, जनता का शासन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम भारत के लोग कहते हैं ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, यानी हम भारत के लोग, हम भारत के लोग किसको चुनते हैं? पहला डायरेक्टली चुनाव किसका होता है? लोकसभा का। तो प्रथम नागरिकों के द्वारा जो चुना गया, मतलब जो प्रतिनिधि होता है, प्रथम सदन कहलाता है। और सारी नीतियां पॉलिसी बनाने का मेन काम इसी का है। राज्यों के संदर्भ में कोई डिसीजन लेने होते हैं, जैसे राज्यों का बंटवारा करना है, कुछ इस तरह की चीजें करनी है, जैसा कि आपने संघ के बारे में देखा, तो वहां पर राज्यसभा के सभापति यानी राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय या उपराष्ट्रपति महोदय इस तरह के रोल में आते हैं। और तब वो कनेक्ट करते हैं, राज्यों से समझौता करते हैं, पूछते हैं, और उनकी चीजें आपने पढ़ा है उसको कि बाध्यकारी नहीं है राज्य, मतलब यानी कि विधानसभा के जो जिस राज्यों का प्रतिनिधित्व जो करेगा, भाई राज्य की, मान लो उत्तर प्रदेश को बांटने की बात करने लगे, एक मिनट के लिए मान लो, और उत्तर प्रदेश में समझो कि दूसरी राज्य सरकार की पार्टी है, एक मिनट के लिए मान लीजिए, और केंद्र में कोई और राजनीतिक सत्ता है, विपक्षी पार्टी है, और सडनली केंद्र का मन आया कि भाई चलो उत्तर प्रदेश को बांट देते हैं, या किसी भी कारण से उन्होंने सोचा, कोई हित अच्छा सोच करके या जो भी सोच करके उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से इसको कई भागों में बांट दिया जाए तो और अच्छा उन्नत हो पाएगा यहाँ, उन्होंने एक पॉलिसी लगा दी। तो ये तो उसके पास आएगा ना, जो विधानसभा है उसके पास आएगी बात, भाई ऐसा है, राष्ट्रपति महोदय भेजेंगे इसको कि भाई देखो आपके यहाँ बांटना है, ऐसा ऐसा है, तो वो अपनी राय देगा कुछ। अब राय केंद्र को बाध्यकारी नहीं है कि भाई राज्य की बात माने, वो चाहे तो बांट दे, हो सकता है यहाँ की जनता जो राय देगी उसके हिसाब से काम करे। ये मैं बता चुका हूँ, हम टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, इसको देख लीजिएगा वीडियो में जाके पीछे। तो इस तरह की चीजें होती। तो प्रथम सदन का होने के कारण से इसकी जो भूमिका है, प्रथम सदन इसी कारण से कि ये डायरेक्टली जनता द्वारा इलेक्टेड व्यक्ति हैं, और ये सारे नीतियां बनाने में सबसे बड़ा रोल होता है। प्रॉमिस यही करके जाते हैं, राज्यसभा प्रॉमिस करके नहीं जाती है, राज्यसभा के मेंबर्स प्रॉमिस करके नहीं आते हैं, तो जनता से सीधे वो होते हैं ना। राज्यसभा मेंबर तो आपको बहुत सारे लोग जान ही नहीं पाएंगे राज्यसभा कौन, लेकिन लोकसभा वालों को जानते हैं मोस्टली, ये तो चुने गए हैं यहाँ से, है ना। तो वो के साथ प्रथम सदन इसे कहा जाता है, या उच्च होते हुए बैठे लोगों का सदन है। बड़े लोग इसमें बैठते हैं, उम्र में बड़े हैं और उनका बड़े लोगों के द्वारा इलेक्टेड भी है, मतलब बड़े का सेंस आप समझिए कि जो सांसद हो गए, विधायक हो गए, उनके द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, है ना। जैसे कुछ इलेक्शन जो है बच्चों के द्वारा हो, और कुछ बच्चों के पिता के द्वारा, तो ये बच्चों के पिता के द्वारा वाले हुए ना वो, और ये बच्चों के द्वारा सीधे वाले हो। राज्यसभा का गठन भी बाद में होता है, जैसे लोकसभा का गठन उससे कोई नहीं, आप उसको ना पढ़े, उससे भाई कोई तो पहले होगा। लेकिन सर पहले लोकसभा पहले था भी, ये भी हर चीज पहले रहती है, ऐसा नहीं कि वो देखिए उसमें कभी हो जाएंगे, नहीं तो बीच टॉपिक से हट जाएंगे, तो वो चीजें उसमें नहीं, उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। अरे भाई कोई कानून बना रहे हैं, आर्टिकल पहले बन जाएगा, 95 395 बाद में बनेगा, तो पहले आ गया बाद में आ गया, इससे नहीं है, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पर इसका इससे जोड़ना मतलब एक तरह से ट्रैक से हट जाना है ना, उसे ट्रैक से ना हटिए। इसका मुद्दा सीधा यही से है, जिस बच्चे ने सब जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा। राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। किसी को कोई आपत्ति, जो कोई कम करना चाहे, कोई बढ़ाना चाहे, ऐसा कोई वीर हो तो बताए। कुछ नहीं हो सकता क्योंकि संविधान में लिखा गया है ना। ये तो आप लोगों के सवाल बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, तो मैंने उनको बता दिया कि कोई आपत्ति हो तो कर सकता है। संसद नहीं होंगे, सदस्य नहीं होंगे। इनमें 238 मतलब 238। इतनी हसरत भरी निगाह से क्यों देख रहे हैं भाई? 238 है ना, 238 राज्यों से। थोड़ा हंसते रहिए, थोड़ा क्लास का माहौल बना रहता है तो अच्छा लगता है। 238 राज्यों से तथा संघ राज्य क्षेत्रों से
15 क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधि तथा 12 सदस्य साहित्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस किस सेक्टर से चुन करके आते हैं लोग, तो इनके बारे में आपके लिए कितने से हैं? चलिए लिखिए। साहित्य, देखिए साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा, ठीक है। समाज सेवा के क्षेत्र से और समाज सेवा ठीक है, ये 12 जो नंबर होते हैं, देखिए अक्सर जो चुने जाते हैं वो किससे होते हैं? 3 क्षेत्रों से होते हैं। आर्ट एंड कल्चर वाले होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ साहित्य के लोग होते हैं, कुछ विज्ञान से जुड़े हुए लोग होते हैं, कुछ समाज सेवा से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिनको राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करता है। इन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है सदस्यों की संख्या, ठीक है। तो जैसे आप देखें, कभी सचिन तेंदुलकर वगैरह को ले लिया जाता है, कभी रेखा जी को ले लिया जाता है राज्यसभा सदस्य के रूप में, है। हेमा मालिनी जी तो खैर लोकसभा के चुनाव लड़ती हैं, वरना उसके पहले राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में देखेंगे तो वो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज जो आपके आ जाते हैं, उद्योग क्षेत्र से भी ले लिए जाते हैं, मनोज तिवारी जी भी आ जाते हैं, आ जाते हैं, सारे लोग आ जाते हैं इसमें, अगर जो राज्यसभा के मेंबर है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो जाते ही नहीं है, तो बड़ी आलोचना उन पर टिप्पणी होने लगती है कि वो तो जाते ही नहीं है। अभी क्या करेंगे, बहुत सारे लोग पढ़ने ही नहीं आए, उसमें क्या कर सकते हो? तो सदनों में ऐसे हो जाता है, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। सदनों का भी यही रोल है ना, इसी नाते तो प्रधानमंत्री महोदय ने इस बार क्या अपने कैबिनेट को डांटा, कहा भाई देखो बदलोगे नहीं तो बदल जाओगे बदलोगे नहीं तो बदल जाओगे। मतलब क्या था उनका? मतलब क्या है, तुम अपना बिहेवियर बदल लो, नहीं तो जनता बदल देगी, वैसे ही बदल देगी, तो बदल जाओगे। तो बड़ी गहरी बात बोलते हैं ना फिलोसफर लोग, जो है गहरी बातें बोल जाते हैं। और जो लोग जैसे कुछ चीज़ें स्टेटमेंट्स वगैरह जब आप लोग समझ लेते हैं तो वाह 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 2-3 दिन तक करते रह जाते हैं पहले तो समझ भी नहीं आता क्या कह गया, अगर जब आ जाता है तो 2-3 दिन उसका असर रह जाता है ना। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं, बड़े बड़े लोग ऐसे ही बात बोल जाते हैं जो बड़े दार्शनिक टाइप के होते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो 12 सदस्य जो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं, ऐसे कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं बच्चों। चौथा पॉइंट है 1/3 सदस्य किसके? राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद चले जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। उतने ही निर्वाचित होते हैं। अगला पॉइंट है प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों से प्रतिनिधित्व वहां की विधानसभा के
वहाँ की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, वहाँ की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा, मतलब किया जाएगा, ये विधि है। ठीक, और जो मेंबर्स केंद्र शासित प्रदेशों से इलेक्ट होते हैं उनके लिए कहा है कि समय समय पर जो कानून बनाएगा, जैसे राज्यसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं तो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से भी आते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों से जो आते हैं प्रतिनिधि, उसके लिए आप देखेंगे कुछ विधान बनाए गए हैं। उसके लिए विधान ये बनाए गए हैं कि जो समय समय पर संसद चाहे कि उस हिसाब से विधान बनाएगी तो उससे वो चुन करके आएंगे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम होती है, तो उस हिसाब से जैसा वो उचित समझेंगे। कुछ राज्यों का, कुछ छोटे राज्यों में देखेंगे जिनमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है और कुछ का है, तो उसके बारे में आप लोग, जब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे। बहरहाल इतना समझ लीजिए कि एक पॉइंट और है, इससे अब स्पष्ट हो जाएगा आपको। लिखिए, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसे, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसे विधि से चुने जाते हैं जो संसद विधि द्वारा निश्चित करे। और लास्ट पॉइंट, राज्यसभा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची में निश्चित नियमों के अंतर्गत किया जाता है। निश्चित नियमों के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चलिए बॉस लिखते हैं 81 लोकसभा अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना है ना, इसमें लोकसभा की संरचना है। अब संरचना के संदर्भ में क्या क्या बातें हैं उसकी डिटेल भी देख लेते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन इन्हीं डिटेल से ही आते हैं कि किसमें क्या। ऐसे तो सभी जानते हैं कि 80 क्या है, राज्यसभा की संरचना है, और 81 क्या लोकसभा की संरचना है। तो राज्यसभा में कौन कहाँ कितने से आएगा, ये सब सारी चीज़ें आपने देखी। अब लोकसभा में कौन कहाँ कैसे कितने दिनों के लिए चुन करेंगे, ठीक है। लोकसभा प्रथम या निम्न सदन कहलाता है। लोकसभा प्रथम या निम्न सदन कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, लोकसभा या यह सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? जनता का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा कुल सदस्य संख्या
ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, इनकी कुल सदस्य संख्या 550 कर लीजिए, 52 था पहले, 550 से अधिक नहीं होगी जिसमें 530 सदस्य राज्यों से राज्यों के चुनाव क्षेत्रों से 530 सदस्य राज्यों के चुनाव क्षेत्रों से निर्वाचित तथा 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों के चुनाव क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर बनाए जाते हैं। राज्यों के चुनाव क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर बनाए जाते हैं। तो आपने देखा ना, लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व 530 है राज्यों का और 20 किसका है, और इसके पहले अगर राष्ट्रपति महोदय को लगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2 मनोनीत कर सकते थे, अभी वो नहीं रह गया है, ठीक है, खत्म हो गया है। तो ये बात यहाँ बात हो रही है। और राज्यसभा के संदर्भ में क्या आप लोग समझे थे, राज्यसभा में कैसे क्या सिस्टम था, तो ये संख्या निर्धारित है, कहीं 8 में से होंगे। देखिए राज्यों का जो अपना मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश जितने रहे तो मोस्टली माना जाता है कि एक सदस्य उसका हो जाएगा नॉर्मली, तो वो तो समय समय पर परिवर्तित होते रहे हैं, है ना, कि केंद्र शासित प्रदेशों का विलय भी होता रहा है ना। तो वो चीज़ें इस नाते समय समय पे जो नीतियाँ बनाई इस नाते उसमें आपने लिखा कि समय समय पे साथ में इसका ऐसे इस तरह से वो करते रहे, ठीक है। मतलब मेनली स्पष्ट रूप से जो बातें हैं यानी कि उसमें दोनों मेंशन है, 238 में ही दोनों मेंशन है, ओके, मतलब जो राज्य और केंद्र शासित 2 प्रदेश दोनों, और 12 जो कि नॉमिनेटेड होंगे जो कि इन 4 क्षेत्रों से होंगे, ठीक है, साहित्य है, विज्ञान है, कला है और समाज सेवा का क्षेत्र है। इन 4 से इलेक्ट होकर के 12 लोग आएंगे। 12 के बाद जितने बचते हैं 38 ही बचते हैं, 238 वो सारे ही लोगों से मतलब मिल करके आएंगे। और नॉर्मली क्या होता है, जितना आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसका एक प्रतिनिधि नॉर्मली है, ठीक है। तो उस परिपेक्ष में आप देखेंगे तो 8, अभी तो खैर बदल गया, जम्मू और कश्मीर भी का 2 भागों में विभक्त हो जाना, तो वो चीज़ें थोड़ी सी उसमें रहेंगी। तो मैं बात कर रहा था कहाँ से मेंबर आते हैं, वो मतलब जैसे इसमें 230 हैं लोकसभा में, वो राज्यों से, बाकी शेष। चलिए आगे, राज्यों के चुनाव क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर बनाए जाते हैं, हो गया। प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा के विघटन के पश्चात, प्रत्येक जनगणना के पश्चात तथा लोकसभा के विघटन के पश्चात
लोकसभा के विघटन के पश्चात पुनः समायोजन की व्यवस्था है, पुनः समायोजन की व्यवस्था है, लेकिन जब तक ये ऐसे कर सकते हैं इसको कि जैसे अभी हम लोगों का जो लोकसभा के सदस्यों की जो स्ट्रेंथ है, संख्या है, वो किस जनगणना के आधार पर है? 1971 की जनगणना के आधार पर ही अभी लोकसभा की सीटों का जो आवंटन है राज्यों का, या जो भी सीटें दी गई हैं, वो 2071 की जनगणना के अनुसार ही है। ठीक है, अब आगे जो स्थिति आएगी 2000 के बाद की जो जनगणना होगी, यानी जो होने वाली थी, अभी किन्हीं कारणों से स्थगित कर दी गई है, कोरोना पीरियड के कारण से, कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण से। ये जब जनगणना होगी, इसके जब आंकड़े आएंगे, समझ रहे हैं बात को, 2026 के बाद, तो मिला के समझिए 2026 के बाद की जो जनगणना होगी, ऐसे समझ लीजिए 2026 के बाद की जो जनगणना होगी, उसके जो आंकड़े आएंगे, वो फिर उसके बाद में 2026 तक यही 71 वाला क्रम अपना चलता रहेगा, 2071 की जनगणना के बाद। इसके बाद का जो सरकार आएगी, मतलब जो भी जनगणना होगी, तो चाहे तो 26 के बाद में पुराने मतलब 2021 की जनगणना के आधार पर, या वो अगला 2001 की जनगणना के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर, या हो सकता है 2031 की जनगणना के आधार पर सीटों को मतलब मॉडिफाई कर दे, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व बदल जाएगा। किस राज्य से मतलब कितनी लोकसभा सीटें हैं बदल सकती हैं, स्वरूप उसका बदल जाएगा। ठीक है, अभी मतलब आपको जानना सिर्फ यहाँ पे नेसेसरी ये है, जब लोग डिटेल पढ़ेंगे तब वहाँ पर और चर्चा भी करेंगे। यहाँ पर अभी जानना है कि अभी जो लोकसभा के जो सदस्य जो निर्वाचित किए जाते हैं किसी राज्य से, मतलब राज्य में जो सदस्यों की संख्या है, वो किस, उसका आधार वर्ष कौन सा, जनगणना वर्ष कौन सा आधार है, तो 1971 है। 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों का इस तरह से आधार। ठीक है, लिख लीजिए उसी में। लेकिन वर्तमान समय में ऐसे कर लीजिएगा, लेकिन वर्तमान समय में ये बना लीजिए ऐसे, लोकसभा के सदस्यों की संख्या उन्नीस 1971 की जनगणना के अनुसार निर्धारित है राज्यों की। ओके, अब नेक्स्ट लिखिए बच्चों, दोनों सदनों की अवधि, आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 83, दोनों सदनों की अवधि, इसमें लिखिए राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन कोई भी नहीं कर सकता। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन कोई भी नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है, लोकसभा अपने प्रथम अधिवेशन के लिए
लोकसभा अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी तथा 5 वर्ष की अवधि के पश्चात नई लोकसभा के लिए चुनाव होंगे। ठीक है, 5 वर्ष की अवधि के पश्चात नई लोकसभा का के लिए चुनाव होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों तीसरा, 5 वर्ष की अवधि को जब यानी कि लोकसभा 5 साल के लिए गठित होगी है, ये बात कही जा रही है। लेकिन आपातकाल लग जाए तो क्या करेगा, तो एक वर्ष जो बढ़ा लेगा वो वाला पॉइंट बता रहा है। एक बार साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 5 वर्ष की अवधि को जब आपात की घोषणा लागू हो, 5 वर्ष की अवधि को जब आपात की घोषणा लागू हो तो संसद एक बार में 1 वर्ष से अनाधिक समय के लिए 1 वर्ष से अनाधिक समय के लिए बढ़ा सकती है। अनाधिक समय के लिए बढ़ा सकती है। यदि आपात स्थिति समाप्त हो जाती है तो यह विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा। क्या मतलब हुआ? यदि आपात स्थिति समाप्त हो जाती है तो यह विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा। समझ में कुछ बात आई? अरे आप लोग तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे लोकसभा में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो सत्ता पक्ष वाले, दूसरे विपक्ष वाले। सत्ता पक्ष वाले हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, विपक्ष वाले आपस में आनाफूसी करते रहते हैं। तो इसमें विपक्षी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जबकि होना चाहिए क्या यहाँ पे, सत्ता पक्षी होने चाहिए। आप लोगों को बातें हमारी बुरी तो नहीं लगती हैं भाई। लोक लेखा समिति वाले लोक लेखा समिति, आप लोग हमेशा क्या रहिए, सदन के सक्रिय सदस्य रहिए। जो सरकार में होता है उसका दंड खासियत क्या होता है, वो हमेशा सक्रिय करता है। जी सर, अटेंडेंस में तुरंत बोलता है जी सर। जैसे कोई भी कानून लेके आए, चाहे उसको मालूम हो चाहे नहीं मालूम हो, बोलता है बड़ा बढ़िया कानून है। इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि हम सदन में जो है, जिस सदन में, उस सदन के साथ रुके हुए लगता है कि सहभागिता भरपूर मात्रा में होती है। और क्लास में एक सदन है, तो जो लोग अपनी दुनिया में रहते हैं और कुछ एक लोग टीचर की दुनिया में रहते हैं, तो जो टीचर की दुनिया में रहते हैं वो कौन, सत्ता पक्ष के लोग होते हैं। और जो टीचर की दुनिया में अपनी दुनिया में रहते हैं वो विपक्षी लोग होते हैं। हो सकता है आप लोग चल करके आगे चल करके कुछ बड़े पदों पे आम हैं, तो इस तरह की चीज़ें देखिए तो समझ जाइए, दिक्कत मत महसूस करिए। विपक्षी है सर, कोई दिक्कत नहीं कि शासन में सरकार चाहे जितना बढ़िया विधेयक ले आए, कि कानून ले आए, विपक्षी तो हमेशा ताली बजाएंगे, बहुत गंदा है, इतना जल्दी लाने की क्या जरूरत थी, थोड़ा देर में लाते, तुरंत कानून बनाने की क्या जरूरत थी।
थोड़ा देर में करते हैं, हमसे पूछ लिए होते हैं, कुछ इस तरह की समथिंग बातों के साथ वो करते हैं। तो ये क्लास में नहीं होना चाहिए। विपक्षी पार्टियां बहुत दिखती है, विपक्षी लोग लगते हैं, जैसे कुछ पढ़ाओ तो लगता है विपक्षी लोग आ गए हैं यहाँ पर, सत्ता पक्ष के है ही नहीं इसमें। तो ये भावना बड़ी रोचक भावना होती है। तो हम लोग इस भावना का पोषण ना करें, इसका परित्याग करें, और हम लोग हमेशा यह महसूस करें क्लास में कि हम लोग सत्ता पक्ष वाले हैं, तुरंत पार्टिसिपेट। जैसे रेलवे स्टेशन पर जब कभी आप लोग गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे, जब ट्रेन में अनाउंस करता है तो अगर ट्रेन आपकी आने वाली होती है तो आप कार्यपालक की तरह जब एक्टिव होकर सुनते बस आपने आने वाली है, तो कहीं पता चल गया बोर्ड पे देख लिया 3 घंटा लेट है, तो कुछ भी बोलता रहे, कोई भी कुछ पूछता रहे, तो फर्क नहीं पड़ता है। या हॉकर जो बेचने वाले होते हैं उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सुन करके जान जाते हैं, डेली सुनते रहते हैं। तो हमें होना क्या, कुछ नागरिक भी ऐसे समाज में है, जनता सरकार कोई नीति बनाती है तो कहते हैं पता नहीं क्या बनाया, जबकि बनाया उन्हीं के लिए है। तो वो लोग भी वही है, वो सक्रिय सदस्य नहीं है देश के, कहीं ना कहीं सक्रिय नहीं है भाई। क्या कुछ गलत हो गया यार भाई, वो सक्रिय नहीं मानते अपने आप को। जैसे सरकार ने कोई योजना बनाई तो उन्होंने कहा था ऐसी योजना बना दी सरकार ने, जबकि बनी उन्हीं के लिए ना, तो वो सक्रिय सदस्य नहीं है। और जो सक्रिय सदस्य होते हैं बड़े बड़े चढ़ के बतियाते हैं। अभी देखिए हरियाणा में इसमें जब खाक पंचायतें, हरियाणा वगैरह के क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में चले जाएंगे, वहाँ खाक पंचायतें चल रही हैं। वहाँ पर क्या होता है, कई सारे गांव के लोग सरपंच बन जाते हैं और खाक पंचायतें मिल करके सरपंच लोग कोई निर्णय दे देते हैं। जैसे किसी को बता देंगे तुमको घोड़ा बैठ के जूता पहन के चलना है ना, या गधे पे उल्टे मुंह करके बैठना है। ऐसे खाक पंचायतें उल्टा सीधा डिसीजन हमेशा देती रहती है। तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या हुआ कि मोदी सरकार ने जो है ये जो 21 साल लड़कियों की शादी कर दी, तो उसमें से कुछ एक लोगों ने बनावटी चेहरों के साथ जो कुछ बातें कि भाई बुरा कोई न मानेगा मेरी बात पे, सीधा सीधा ऐसे है। तो उसमें ये उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा बड़ा अच्छा मौका हो कि 3 साल बच्चियों को पढ़ने का अवसर मिल गया। हालांकि बात तो बड़ी सही बोली, लेकिन जो उनके ऊपर ठप्पे लगे हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि उनका बस जो एक तरह से कई दबे स्वरों में उस चीज़ का समर्थन करना है। 3 साल लेट होगी तो भाई 3 साल लड़की पढ़ेगी, करेगी क्या, पढ़ाई करेगी, कुछ एजुकेशन में आगे बढ़े, उसकी जो प्रोग्रेस होगी। तो हमेशा समाज का जो भी है व्यक्ति, हमेशा सक्रिय सदस्य जो रहता है उसी के लिए मैनिफेस्टो होता है सरकार। और कुछ लोग तो चुनाव आने का 10 दिन पहले तो मैनिफेस्टो जारी कर देती है कि हमारे मैनिफेस्टो में ये भी है, उसके पहले कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं। और कौन मैनिफेस्टो देखता है, बड़े पढ़े लिखे लोग मैनिफेस्टो देख ही नहीं पाते भाई, बस वो अंधभक्त है, वो अपने तरीके से कार्य करते हैं। तो सक्रिय सदस्य जो सक्रिय रहता है उसी से नेता लोगों को अक्सर गाड़ियां चलती दिखाई देती है ना, हम लोगों को सांसद भी जा रहे हैं, विधायक जी जा रहे हैं, इस तरह के लोग जाते हैं। तो किन के यहाँ जाते हैं, सक्रिय सदस्यों के यहाँ जाते हैं। हम आप सोचते हैं हमारे यहाँ सांसद जी भी नहीं किए अभी तक, मैं तो इतना बड़ा हो गया मेरे यहाँ सांसद जी अभी तक आए ही नहीं। और कुछ एक लोग होते हैं अरे आए दिन आते रहते चाय पे हमारे यहाँ सांसद जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग सक्रिय लोगों में से होते हैं। कुछ गलत है क्या? तो सक्रिय सदस्य बनिए, जहां कहीं भी रहिए सक्रिय सदस्य रहिए। अभ्युदय के सक्रिय सदस्य रहिए, निष्क्रिय हो जाएंगे अगर अपनी पंचायत करेंगे तो निष्क्रिय सदस्य हो जाएंगे। तो सक्रियता किसी चीज के लिए बहुत बड़ा मानक अदा करती है। जैसे अपने घर के आप सक्रिय, जैसे घर से पहुंचेंगे अभी सब कुछ हमारा है, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और यहाँ कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, डस्टर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पेन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, और सर का काम आएंगे मांगेंगे अपना, क्या दिक्कत क्या है। तो वो सक्रियता किसकी होनी चाहिए, सदस्य की होनी चाहिए ना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि केवल हंसने में मजा देती है, लेकिन गुड़ बातें इसी में है। अगर आप सक्रिय रहेंगे तो आपकी इंपॉर्टेंस रहेगी किसी भी चीज़ में, तो हमेशा इंपॉर्टेंस को बनाए रखिए। और हम लोग क्या करते हैं, बाल झाड़ के कपड़े पहन के अपनी इंपॉर्टेंस मेंटेन करते हैं, यही तो होता है मोस्टली। युवावस्था के बच्चे जो करते हैं क्या, इंपॉर्टेंस मीन्स होता है कि अपनी आप उसको रखिए, उस चीज़ को, अपने शब्दों को, अपनी स्टडी को अपने रखिए उस पर, जिससे कि लगे कि भाई है सिस्टम है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप कुछ पढ़ करके आइए तो सक्रिय सहभागिता होगी, वरना वही विपक्षी पार्टी वाले होंगे। विपक्षी वाले हर चीज़ में, हाँ जैसे बहुत सारे उसे स्टेटमेंट से चुनाव पूछिए सरकार बहुत अच्छी, तो क्या उन्होंने अच्छा, जैसे एक उल्लू सीधा करके टीवी कुछ आता है ना वो सब उससे पूछो तो कहते बहुत अच्छा, क्या अच्छा, सब अच्छा। तो वो सब अच्छा वाला नहीं, हम लोगों को क्या एक सक्रिय मेंबर के रूप में जब रहेंगे तो स्टडी का भी बहुत अच्छा रोल रहेगा। तो हम लोग जो राज्यसभा और लोकसभा पढ़ रहे हैं, सदस्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, आशा करता हूँ मज़ा भी आ रहा होगा, पॉलिटी आप लोग बोरिंग नहीं लग रहा होगा, अभी तक यहाँ तक पढ़ा होगा आप लोगों ने। थोड़े सक्रिय सदस्य
कल आते हैं, जैसे अभी कुछ लोग होते हैं, जैसे आते हैं तो अपनी अपनी अलग अलग सभा बना करके विपक्षी पार्टी, कोई सपा, कोई बसपा, कोई भाजपा, मतलब इस तरह की पार्टियों के रूप में बटे रहते हैं लोगों को, और लगता ही नहीं कि राष्ट्रपति महोदय आ गए। जब तक डंडा पीटते नहीं कि ऑर्डर ऑर्डर, तब तक कोई टेंशन बनता ही नहीं है। ये थोड़ा सा घातक है। ठीक है, कल मिलेंगे जब हम लोग, तो आशा करता हूँ कि सब लोग वेलकम करेंगे किसका, राष्ट्रपति का, या कहिए कि सदन के जो लीडरशिप कर रहा है। अभी आदरणीय आपने देखा जया बच्चन मैडम को, उनको किसी ने कुछ थोड़ा सा टिप्पणी कर दिया, उन लोग उनका देख रहे थे, वो क्या जो स्पीकर महोदय थे उनके खिलाफ उनसे क्या बोले थे, आप ये आप वो आप करिए, भगवान से डरिए, इस तरह के पदों पे बैठे हुए हैं, और ये है वो है, और आप किसी पार्टी के नहीं, समथिंग बातें ऐसी, उन्होंने श्राप भी दे दिया। और उसके बाद जैसे बाहर में आया, देखिए सक्रिय सदस्य जो विपक्षी वाले थे, उन लोगों ने क्या कहा, श्राप लग जाएगा, है ना। तो जैसे कहते हैं पहले तो लोग कमंडल से जल निकालते थे और कहते थे स्वाहा, तो अभी तो क्या हो रहा है ना कि ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि ही है, सांसद विधायक ऋषि मुनि ही है भाई अपने सदन के। तो उन्होंने कुछ ब्रह्मास्त्र दिया है, इस चीज़ को देखिए, इंजॉय करिए, पढ़िए, समझिए, सब चीज़ों को फील कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं।